हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुबोध चौरे। और अभी मैं आपके सामने एक प्रीलिम्स का रोड मैप जो है उसके लिए एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी इस साल अप्रैल के अंदर हमारा जो प्री हुआ है एमपीपीएससी का, अप्रैल 2026 तारीख को प्रीलिम्स हुआ था, उसके बाद अब आगे क्या करना है उसके लिए एक ये वीडियो शॉर्ट बनाया गया है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक कट ऑफ की लिस्ट लिखी है जो कि लाइक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना। ये अभी एक रिज़ल्ट आया नहीं है, अभी नई वाली रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं आई है। और वीडियो जो है वो 4 मई को अपलोड हो रहा है, तो अभी हमारे पास अभी टाइम है करीबन मान के चलिए 3 हफ्ते बाद ही रिज़ल्ट आ पाएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसकी लिस्ट यहाँ पर रखी है। अब इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर अगर हम ध्यान देंगे तो पहला जो है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेल फीमेल दोनों का कंबाइंड लिखा हुआ है। 65 to 66% आने चाहिए आउट ऑफ 100, और 300 नंबर में से 195 से 198 के बीच में आना चाहिए। अब ये वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें आप +1 या -1 एक परसेंटेज वाइज या नंबर वाइज जोड़ सकते हैं, जो यहाँ +3 या -3 हो जाएगा। बाकी इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है, ठीक। तो ये एक बात होगी कट ऑफ की कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। और वैसे भी अभी रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो एक बार आप और चेक कर लीजिएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो ध्यान दीजिए, जो अभी तो क्या है कि आपका एग्ज़ाम हो गया और मैक्सिमम बच्चों को अभी क्लैरिटी नहीं है कि आगे करना क्या है, तो उसकी हेल्प करने के लिए मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। सो बेसिकली आपका स्कोर हो गया जो आपने अभी प्रीलिम्स में किया हुआ है, और आपके पास अगला जो है वो मेंस का जो है वो शेड्यूल कैसे क्या करना है उस पर बात करेंगे। तो मेंस जो एक्सपेक्टेड है वो आपका वो 7 से लेकर 12 सितंबर के बीच में है, और मई के एंड तक आपका जब रिजल्ट आएगा और उससे सितंबर यानी 7 सितंबर में लगभग 3 महीने के आसपास का टाइम पीरियड बचेगा। तो आपके पास आज की तारीख से लेके 1 महीने का टाइम ये हो गया, 1 मंथ यहाँ पर है, और इसके बाद फिर 3 मंथ और है। मतलब मान के चलिए आपके पास टोटल 4 मंथ का टाइम है, जिसको आपको बहुत ही जुडिशली बहुत अच्छे से उसको आपको यूटिलाइज करना है, ठीक। तो कट ऑफ तो इसके आसपास रहेगा, इस पर तो हमने बात कर ली है। अब आपको करना क्या है, तो बेसिकली जब एग्ज़ाम दिया आपने तो 3 चीज़ें ही होने वाली आपके साथ। तो पहला क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा कि या तो आपका प्री नहीं निकल रहा है ना, यानी आपके नंबर जो है वो थोड़े से कम है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं प्रीलिम्स, तो कोई बात नहीं। तो पहले बच्चे जो इस सेक्शन में जुड़े हुए हैं जिनका प्री क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनको क्या क्या करना चाहिए, उनको बहुत ही लॉन्ग टर्म 1 साल का प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए। वापस पढ़ाई में लग जाइए, जो भी XYZ कारण है आपका, जो भी कारण हो आपका नहीं हुआ उसको फाइंड आउट करिए, ठीक है। उसके बाद 2027 की टेस्ट सीरीज़ कुछ समय बाद चालू कर लीजिएगा। इसमें मेंस और प्री दोनों की टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अपने वीक एरियाज़ को एनालिसिस करिए, ठीक है। देखिए होता क्या है, हमारे पास 100 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपने क्वेश्चंस कुछ अटैम्प्ट किए होंगे और कुछ क्वेश्चंस को आपने इग्नोर कर दिया होगा, ठीक। तो जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है उसमें से कितने आपके क्वेश्चन रॉन्ग रहे, कितने गलत रहे, कितने आपके सही रहे, और जिन क्वेश्चंस को आपने इग्नोर करा उसको आपने क्यों इग्नोर करा या आपसे क्यों नहीं बने। तो ये सब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या क्या एनालिसिस करना पड़ेगा आपको आपके नोट्स देखने पड़ेंगे कि नोट्स जो हैं आपके, उससे आपका सिलेबस 90% तक क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर 90% तक क्वेश्चन आपके नोट्स से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। इसके अलावा जो बाकी का मार्जिन है वो करंट अफेयर्स के लिए लेके चल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है ये ध्यान दीजिएगा, आपके नोट्स जो है वो बहुत बड़े तो नहीं है, एक्स्ट्रा उसमें कितना मटेरियल, एक्स्ट्रा डेटा बहुत सारा हो सकता है। इसके लिए आप पिछले 5 साल के प्री के पेपर देखिए और आप देखिए कि क्या ये आपके नोट्स अकॉर्डिंगली बने हैं कि नहीं बने, ठीक। उसके बाद कई बार क्या होता है कि अटेम्प्ट करने में दिक्कत होती है कि आपको बहुत प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का फोबिया होता है, एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको वॉशरूम जाना होता है, प्यास लग रही होती है, दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, एक दिन पहले नींद नहीं आती है। तो ये सब चीज़ों पे आपको खुद ही कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपका अगला एग्ज़ाम निकलने वाला है ना। और ऑब्वियसली अब प्री तो अब अगला 1 साल बाद ही होने वाला है, तो आपको पूरा का पूरा फोकस आपका मेंस पे होना चाहिए कि आपके मेंस की आपकी प्रिपरेशन को आप स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक। डिसीजन लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको प्री नहीं करना है तो डिसीजन लीजिए, और कोई प्लान जो अगला अपना बना रखा है लाइफ का, प्लान B, C, D जो भी प्लान है, कुछ और करना हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा। 1 डे एग्जाम में जाइए, जो भी आपको ठीक लगे। दूसरे जो बच्चे हैं जिनको बॉर्डर में है, ये बड़े डिलेमा में, ये बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि कितने नंबर आ रहे हैं एग्जैक्टली। थोड़े कुछ +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस में डिलेमा है। तो आपका और जिनका एकदम कंफर्म एग्जाम निकल रहा है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उनका लगभग स्ट्रेटेजी एक जैसे होने वाला है। तो सेकंड जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो बॉर्डर में है, वो ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको पिछले 5 साल के PYQs मेंस के ध्यान से देखने हैं, है ना। 2025 का मेंस अभी नहीं हुआ है, 2024 20 से लेकर 24 तक के जितने एग्जाम्स हुए हैं उसके मेंस के पेपर आपको देखने हैं।
और अपनी प्रिपरेशन जो है प्रिपरेशन आप जो है वो पीछे वाले सब्जेक्ट से करिए। जैसे आपका 6th में निबंध है, प्रारूप लेखन है, हिंदी है, एथिक्स एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके बाद सोशोलॉजी है 2B के अंदर, पेपर 2 पार्ट बी, और उसके बाद आपका साइंस के कुछ टॉपिक्स है। तो आप ऐसे टॉपिक्स जो एग्जाम में अभी आपने नहीं पढ़े हैं प्री के अंदर, उस पर आपको फोकस करना रहेगा। फिर ये स्ट्रैटेजी दोनों बच्चों के लिए जिनका क्लियर भी हो रहा है पूरी तरीके से और जो बॉर्डर पे भी है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको बैक साइड से प्रिपरेशन करना है ना। ऐसे टॉपिक आपके जो प्री में नहीं थे, जो आपके सिर्फ और सिर्फ ओनली मेंस में जो टॉपिक्स थे, उसको आपको तैयार करना है इनिशियली, ठीक। और प्री में जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते रहिएगा, तो आपको मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। तो अब जिन बच्चों का एग्जाम निकल रहा है या बॉर्डर पे है, उसमें भी दो कैटेगरी हो सकती है। पहली कैटेगरी है जो बढ़िया प्रिपरेशन है आपका, आप बहुत सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जो नए नए बच्चे हैं, उनका प्री निकल रहा है, या फिर उन्होंने पहले मेंस की उतनी तैयारी नहीं करी, थोड़ी बहुत तैयारी करी है। तो दो कैटेगरी में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपको। अब ये दो कैटेगरी में पहले बच्चे जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन है, तो सीधे आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, ठीक है। आप ज़्यादा सोचिए मत, आप 1-1.5 हफ्ते में या फिर 1 हफ्ते और ले लीजिए और टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, ठीक। आप चाहें तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम लगा सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं, वो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज लगानी ही है, ठीक। अपने नोट्स को पूरा रिव्यू करिए, देखिए नोट्स को, कुछ अगर टॉपिक छूट रहा है तो उसको कंप्लीट करिए। सिनॉप्सिस बनाइए यूनिट पेपर 2, 3, 4, 5 का। 1 का तो कोई काम आएगा नहीं, बाकी का सिनॉप्सिस बना सकते हैं आप सेकंड से आगे बढ़ते हुए। उसके बाद डेली आंसर राइटिंग करिए, ठीक, जिसमें से 18 मिनट का टाइमर लगाइए, जिसमें लगभग 1 यूनिट का बराबर आपका सिलेबस हो जाता है कवर। यानी इसमें आपके 3 2 मार्कर हो जाते हैं, उसके बाद 2 7 मार्कर और 1 10 मार्कर आपका हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, 18 मिनट के टाइमर के अंदर। फिर धीरे धीरे इसको 50 मिनट का लेके जाइए, फिर 60 मिनट का और 90 मिनट का, ये आपको रोज ही करना है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप क्या करिए, आप लास्ट के पेपर से उल्टी गिनती चालू करिए, ठीक है, और अपने पूरे सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं आपके जो हाई वैल्यू सेक्शंस हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे पेपर नंबर 4, 5, 6, और उसके बाद सोशोलॉजी की बात चल रही है 2B, इकोनॉमी की भी कुछ टॉपिक है। इस पर भी मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कौन से जो आपके कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, कौन से यूनिट का ज़्यादा अच्छा है, कौन से यूनिट का थोड़ा सा कम है, ठीक। अब आपको क्या करना है, अगले 1 महीना, मतलब रिजल्ट आने के पहले तक, मतलब टाइम पास तो करना है नहीं, तो रिजल्ट जब आएगा उसके पहले तक आपको क्या करना है, जो ये 1 मंथ, मतलब ये है मई का मंथ, मई 2026 की बात चल रही है ना, इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक तो पढ़ाई जो है आपको 4, 5, 6 पेपर की ऑलरेडी चालू कर देनी है। हिंदी ले लीजिए, निबंध संडे टू संडे लिखिए, और एंटरप्रेन्योरशिप एथिक्स पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। और क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए, सिनॉप्सिस फॉर्म में ही पढ़ना है आपको। उसके बाद सिनॉप्सिस बनाते जाइए, अगर पुराने पे जो पढ़ रखा है उसका भी आप रिवाइज करते करते सिनॉप्सिस बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद 18 मिनट का टाइमर लगा के आप आंसर राइटिंग करना चालू कर दीजिए। शुरू में आंसर्स में थोड़ा सा टाइमिंग अगर बढ़ भी रहा है तो चल जाएगा। मान लो आप लिख रहे हैं, आपने 2 मार्कर आपने 3 ले लिए हैं, तो ये हो गए लिख के। आपने 7 मार्कर जो है वो 2 लिए थे, और आपने 10 मार्कर आपने 1 लिया था, तो 7 मार्कर भी हो गए। 10 मार्कर में आप आधे पेज ही लिख पाए, तो वहाँ एक लाइन खींचिए, ये पेज है आपका, यहाँ लाइन खींचिए और फिर कंप्लीट करिए। देखिए कितना मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन 18 मिनट में आपको लगभग इतना आपको कंप्लीट करना है, तब जाके आपका 90 मिनट में 150 नंबर का पेपर हो पाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज लगानी है। तो मतलब प्रोसेस ये है कि पहला अपना पूरा सिलेबस, ठीक, ध्यान दीजिए कौन से आपके एरियाज जो अभी तक नहीं पढ़े हैं। उसके बाद पुराने और नए दोनों के सिनॉप्सिस बनाना चालू करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस घर पे चालू करिए, 18 मिनट का टाइमर लगाइए। क्वेश्चन जो है आप ये किसी फ्रेंड से या दोस्त से ले सकते हैं, आपको कोई दोस्त है उसको बोलिए, वो आपको एक क्वेश्चन बना के देगा, मतलब मन से नहीं बनाएगा, वो भी PYQ से या फिर टेस्ट सीरीज से कहीं से निकाल के देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगाइए लास्ट में, एकदम आखिरी में। और जिन बच्चों का ऑलरेडी अच्छा प्रिपरेशन हो रखा है, पहले से प्रिपेयर उन्होंने कर रखा है, तो वो तो फटाफट टेस्ट उनको लगा के अपने मोमेंटम में चले जाना चाहिए। चाहे तो 15-20 दिन बाद लगाइए, लेकिन कम से कम टेस्ट सीरीज आपको जल्दी लगानी चाहिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी कैटेगरी ध्यान दीजिए, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी कि भाई जो कुछ एरियाज ऐसे हमारे पास 840 से लेके 900 के बीच में, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में आते हैं, और कई बार हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। हम हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ते रहते हैं, पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को भी आपको ध्यान देना है। जैसे पेपर 4 की बात करेंगे, पेपर 4 में आपका पहला एथिक्स हो गया,
और उसके बाद ये आपका ईशिप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक, तो ये आपका 300 नंबर है। इसको आप, इसमें भी आपका कुछ टॉपिक्स है वो आपके थोड़े से बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। जैसे हर एक पेपर का यूनिट नंबर 1, ठीक, ये बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है ये यूनिट नंबर 1, और इसके पीछे बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। कई बार इसको थोड़ा सा सेंसिबली भी पढ़ाई करनी चाहिए इसको, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा, जैसे यहाँ पेपर नंबर 5 आपका, दिस इज़ हिंदी। तो हिंदी के अंदर बात करेंगे तो हिंदी में आपका कैटेगरी वाइज देखिए तो 75 नंबर के 3 मार्कर्स आ जाएंगे। आपके ट्रांसलेशन है, पारिभाषिक शब्दावली है, मुहावरे, लोकोक्ति है ना। तो आप इस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये भी आपको अभी से तैयार रखना है। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी हो गया। फिर आपका निबंध प्रारूप लेखन है, प्रारूप लेखन पहले तैयार कर लीजिए, ठीक। और आपके 30 नंबर का प्रारूप लेखन आने, 2 आने 15 नंबर के, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद पेपर 2A के अंदर आपके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसमें टॉपिक है आपके थिंकर्स हैं, ठीक, यूनिट नंबर 3 में दिए हुए हैं। इसके बाद आपका MP का एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिट नंबर 5 में दिया हुआ है। ये काफ़ी स्कोरिंग एरियाज है। पेपर नंबर 3 का जो पार्ट A है, ठीक, दैट इज़ इकोनॉमी वाला सेक्शन है, उसके अंदर स्टैट्स वाला टॉपिक है, उसको एक बार पढ़ लिया अच्छे से तो बढ़िया ही हो जाएगा। पेपर नंबर 3 का भी साइंस, साइंस में बहुत सारे टॉपिक हैं जो 30 से 60 नंबर के ऐसे हैं जो प्री में नहीं आते। इनको जोड़ेंगे तो हमारा 850 से लेके 900 के बीच में मार्किंग हो रही है, विच इज़ अ वेरी, मतलब ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। आप जोड़ लीजिए इसको, तो ये 300, 500 और ये 600 और ये 750, और फिर उसके बाद ये जोड़ेंगे तो काफ़ी सारा, इतना बड़ा डिजिट आ रहा है। 1500 नंबर का हमारा मेंस है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ऑलरेडी हमारे पास इसके अलावा जो बच गया वो सिलेबस में। आपको करना क्या है, आपको ये 18 मिनट का शेड्यूल जो है वो फॉलो करना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक। अगर शुरू में टाइम कम लग रहा है तो भी चलेगा। एक 2 मार्कर को क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट लगना चाहिए, एक 7 मार्कर को करने में आपको 3.5 मिनट लगना चाहिए, और 10 मार्क को करने में आपको 8 मिनट का लगना चाहिए। 2 पेज का आंसर है ये, ठीक। ये 2 पेज में लिखना है, ये 11-12 लाइन्स में लिखना है, और इसको आप लगभग 3 से 4 लाइन्स में लिखेगा, ठीक। वर्ड लिमिट भी आपको पता ही है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और इसी प्रकार से आप पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो सुन लीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो जानकारी हमारे पास है वो ये है कि जो भी हमारा अभी का जो शेड्यूल है उसमें आपको क्या क्या करना है, मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपके पास 3 कैटेगरी हो सकती है आपके एग्ज़ाम की। या तो आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, या तो आप डिलेमा में हो, और या तो आप क्लियर क्वालिफाई कर रहे हो। तो ये जो 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आप लग जाइए, अपना सिलेबस पहले पूरा देखिए, ऐसे टॉपिक जो आपको आते हैं, ऐसे जो छूट गए इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद PYQs रेफ़र करिए, ठीक। मई के महीने में पीछे से चालू करिए, 6वां, 5वां, चौथा, और इन सब से चालू करिए। जो ऐसे टॉपिक जो आपके नहीं पढ़े हैं पहले, उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपका प्री का रिजल्ट आएगा, आप टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा देगा। और अगर आपने आंसर राइटिंग आपको नहीं आती है तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम या फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो भी जिस नाम से आपको समझ में आए, जिस भी कोचिंग का समझ में आए, वहाँ लगा लीजिएगा। और जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है उनको भी मेंस की तैयारी करनी है, ठीक। ये समझ लीजिए कि आपको भी इनके 7 सितंबर में मेंस देना है, तो इसी लेवल से आप तैयारी करिए। उसके अलावा आप अपने नोट्स को बेहतर करिए, उसके सिनॉप्सिस बनाइए, ठीक, और बढ़िया तैयारी में लग जाइए, खुश रहिए। जो भी अलग जानकारी आपको चाहिए किसी को, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच।